Good morning students. Now in today's lecture we will continue the same point, that is different types of forces. अभी तक देखिए हमने रियल फोर्सेस है ना, तो रियल फोर्सेस यहाँ पर डिस्कस किए. जैसे अब पहला पॉइंट यहाँ पर रियल एंड नॉन रियल फोर्सेस. तो रियल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? द फोर्स विच एग्जिस्ट इन नेचर बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडीज. Such forces are known as real forces and they are also known as fundamental forces. So we have learned that is gravitational force in number 1. Number 2, electromagnetic force. Number 3, nuclear force. जिसमें दो टाइप्स हमने डिस्कस किए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट. सो दीज आर रियल फंडामेंटल फोर्सेस विच एग्जिस्ट इन द नेचर. नाउ सेकंड, नॉन रियल फोर्सेस. अब नॉन रियल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज नॉन रियल फोर्स? दैट इज द फोर्स विच डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर but they arises in certain circumstances. Such forces are known as non-real forces. मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होते हैं नेचर में, तो ये अराइज होते हैं, डेवलप होते हैं. इन विच सर्कमस्टांसेस व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंडरगोज नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलेटेड. जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलेटेड हो जाती है स्टूडेंट, तब ये फोर्सेस यहाँ पर अराइज हो जाते हैं. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके. तो ये पार्ट हमने वन डायमेंशनल मोशन इस टॉपिक में देखा है, देखिए, ओके. जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है स्टूडेंट, तब ये सूडो फोर्सेस मतलब नॉन रियल फोर्सेस, ऑल्सो नोन एज सूडो फोर्सेस अराइज हो जाते हैं. देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो जैसे सर्कुलर मोशन में देखिए, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी ना, तो वहाँ पर एक सूडो फोर्स एक्ट होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आपको समझ में आ रहा है? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल. चलिए उसका ब्रीफली मीनिंग हम यहाँ पर क्लियर करते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके. तो पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड्स गुड. जैसे स्पेशली फर्स्ट लॉ है ना, एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड अपॉन इट. ये है ना फर्स्ट स्टेटमेंट. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वहाँ पर दो ही पोजीशन मतलब डिस्कस किए, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट होगा. ऑब्जेक्ट कैसे होगा? यहाँ पर रेस्ट. सपोज एक जगह पर यहाँ पर रेस्ट है, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. एंड दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर? स्टेट ऑफ रेस्ट के बाद स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट. मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम. सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. तो आइदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन. तो इस तरह की जो स्टेट होगी पार्टिकल की, वेदर इट इज़ रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी. सो सच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जिसमें एक्सेलरेशन होता है क्या? देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा. नो एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी। अगर यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए इसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं स्टूडेंट। देखिए ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ओके, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो दोनों कंडीशंस में वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दिस इज आल्सो नोन एज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इसमें कौन से फोर्सेस होते हैं, रियल फोर्सेस होते हैं। ओके, अब सेकंड टाइप यहाँ पर है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल का मतलब क्या होगा कि ऐसी स्टेट ऑफ पोजीशन कि जिसमें पार्टिकल रेस्ट नहीं है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, दैट मीन्स मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एंड इट इज़ मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी होगी यहाँ पर, इट इज़ वेरिएबल। अब वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंजिंग है, इसका मतलब तीन तरह से वेरिएबल हो सकती है। एक तो डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजिंग है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड कांस्टेंट होगी, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका कौन सा होगा कि डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकती है। ओके, तो दोनों कंडीशंस में वेलोसिटी कैसे वेरिएबल है। या थर्ड, दोनों डायरेक्शन और स्पीड दोनों अगर चेंज हो जाते हैं तो दैट इज आल्सो वेलोसिटी इज वेरिएबल। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब चेंजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। ओके, सो देर इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज होती है स्टूडेंट, ओके, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये नॉन रियल फोर्सेस और सूडो फोर्सेस किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अराइज होते, डेवलप होते हैं, इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। देखिए सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखते हैं। सर्कुलर मोशन, ठीक है। इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या, नहीं। इवन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी अगर होता है तो उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बिकॉज कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंजिंग है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये पार्ट हमने सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन ये एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी होगी फिर स्टूडेंट, जहाँ पर एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन से एक फोर्स एक्सर्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट द सूडो फोर्स दैट अराइजेस इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, देखिए इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक बस के अंदर हम सब यहाँ पर है, ठीक है, तो बस रेस्ट है, तो ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, अगर बस रेस्ट है हम सब बस के अंदर रेस्ट रहेंगे तो दैट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वहाँ पर सूडो फोर्स अराइज नहीं होगा। जैसे एक्सेलरेटेड बढ़ाता है ड्राइवर, तो बस सडनली मूविंग होती है फॉरवर्ड, तो हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है ना पीछे की तरफ। सडनली बस अगर स्टार्ट हो जाती है तो हम सब यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई होता है, दैट इज़ सूडो फोर्स। बिकॉज रेस्ट बस थी, अब वो
एक्सेलरेटेड हो गई, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गई ना। नाउ इफ बस इज मूविंग अलोंग एक्सप्रेस हाईवे अलोंग स्ट्रेट लाइन with constant velocity, that is 60 km per hour. Okay, bus is moving in straight line, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है स्पीड का 60 km per hour, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी स्टूडेंट? दैट इज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज बस एंड वी ऑल आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यहाँ पर ड्राइवर ने क्या किया है कि सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, तो डायरेक्शन वही है लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो गया ना, मतलब देर इज़ वेरिएशन इन वेलोसिटी। तो जैसे ब्रेक अप्लाई करता है वी ऑल मूव फॉरवर्ड, है ना। तो हमारे ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है उस वक्त? दैट इज़ सूडो फोर्स, बिकॉज उस फोर्स का नेचर में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब वहाँ पर स्पीड कम होती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सडनली चेंज इनटू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब ये फोर्स अप्लाई होता है और हम सब सारे आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड मूव हो जाते हैं। ओके, देखिए अगर बस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है विथ 60 km per hour, ओके, और सडनली ड्राइवर ने अगर टर्न ले लिया तो हम सब राइट की तरफ, मतलब अगर टर्न लेफ्ट की तरफ होता है तो हम राइट की तरफ लीन होते हैं ना। तो बिकॉज ऑफ विच फोर्स, हमारे ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? तो यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंजेस इनटू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब हमारे ऊपर ये सूडो फोर्सेस अराइज होते हैं। सो दिस फोर्सेस आर नोन एज नॉन रियल फोर्सेस। जैसे सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जैसे लिफ्ट में भी देखिए, व्हाइल मूविंग इन अ लिफ्ट, ओके, तो जैसे हम लिफ्ट से ऊपर की तरफ मूव होते हैं स्टूडेंट, तो हमारा वेट वहाँ पर एपरेंट वेट इंक्रीज होता है ना। और जैसे हम लिफ्ट से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव होते हैं स्टूडेंट, तो हमारा एपरेंट वेट कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो एपरेंट वेट है, मतलब दैट इज़ नॉट रियल वेट, ओके, तो वेट हमारा कुछ बढ़ जाता है कुछ कम हो जाता है। तो ये एपरेंट चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, because of non-real forces, because when lift is moving upward or downward with certain acceleration, तो अगर स्पीड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, तो वहाँ पर स्पीड वेरिएबल रहेगी ना। तो ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब ये सूडो फोर्सेस अराइज होते हैं। तो अभी जो एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि लिफ्ट का, तो इसमें लिफ्ट डिफरेंट केसेस है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट वही देखने वाले हैं। ओके, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। सो दीज आर नॉन रियल फोर्सेस। तो आप इतना याद रखिए कि नॉन रियल फोर्सेस मतलब क्या होता है? जिनका एग्जिस्टेंस पहले से ही नेचर में नहीं होता है, लेकिन दे अराइजेस, दे प्रोड्यूसेस व्हेन देयर इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके स्टूडेंट, ये एक टाइप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए हम लास्ट लेक्चर से एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो एक पार्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया रियल एंड नॉन रियल फोर्सेस का। अब कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? देयर आर सम फोर्सेस नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब अगर फोर्स एग्जिस्ट होता है, ओके, बिटवीन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज और उनके बीच डिस्टेंस है, दिस टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, सच फोर्सेस आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज सपोज यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर मून, ओके, तो मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो इनके बीच डिस्टेंस है ना, तो ये मून और अर्थ कांटेक्ट में नहीं है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स है जैसे अर्थ एंड मून फिजिकली कांटेक्ट में नहीं, लेकिन उनके बीच एक फोर्स है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उनके बीच भी कांटेक्ट नहीं है फिजिकली, लेकिन फोर्स तो है ना सन का अर्थ के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है
पॉजिटिव चार्ज, ओके, और यहाँ पर अलग से दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज है Q2। तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ना, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो इनके बीच कांटेक्ट नहीं है लेकिन फोर्सेस एग्जिस्ट होते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरह से मैग्नेटिक, दो अगर मैग्नेट्स लेते हैं हम तो उनके बीच फिजिकली कांटेक्ट नहीं भी होता है, फिर भी उनके बीच मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। मतलब द इंट्रैक्शन का मतलब फोर्सेस, द फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर बॉडीज इफ देर इज नो फिजिकली कॉन्टैक्ट, सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो उसके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एट्सेट्रा। ओके, सेकंड टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा कि व्हेन द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए यहाँ पर अगर ये पेन यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये मूविंग होगी टूवर्ड्स द अर्थ, वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द पेन इज मूविंग डाउनवर्ड, फ्रीली फॉलिंग होती है, तब अर्थ सरफेस और पेन के बीच कांटेक्ट है क्या? नहीं। तो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका जो वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके वजह से नीचे आती है ऐसे, ठीक है। जैसे ये सरफेस पर आ जाती है तो यहाँ पर क्या होगा? रुक गई, ये पेन रुक जाती है यहाँ पर। वाई? बिकॉज दिस पेन इज नाउ इन कॉन्टैक्ट विथ पाम ऑफ द हैंड। ओके, तो इसका जो वेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, डाउनवर्ड होगी ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन पाम ऑफ द हैंड, हाथ इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। कौन सा फोर्स होगा? तो वो होगा रिएक्शन फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड। ओके, सो दैट इज नोन एज रिएक्शन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पाम। ओके, देखिए और एक एग्जांपल यहाँ पर, सपोज एक टेबल सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ मैं, ठीक है, तो ये दोनों कांटेक्ट में ना, तो इसका जो वेट होता है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड या mg। तो वेट का मतलब क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। उसी वक्त साइमल्टेनियसली द सरफेस ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन एंड इट इज़, अगर ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस को तो दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन पहले से होता है क्या? देखिए, अगर यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो जब ये फ्रीली फॉल होता है तो इसके ऊपर एक ही फोर्स होगा ना, अनबैलेंस फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पेन नीचे की तरफ आता है। तो जैसे ये फॉलिंग होती है तो इसके ऊपर एक ही फोर्स है, और जब भी ये पेन किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तब ये सरफेस इसके ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, दैट इज रिएक्शन फोर्स। अगर इसका वेट यहाँ पर एक्शन फोर्स है तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट और पेन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो पेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कब एक्सर्ट होगा? जब ये पेन किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगी। क्लियर? तो इन दोनों के बीच जब कांटेक्ट होगा तभी नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट होगा ना, अदरवाइज ये सरफेस अगर हम हटा देते तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। जब ये कांटेक्ट में आएगा किसी सरफेस के तो वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन वेट से ज़्यादा है या उससे बराबर है तो ये इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करेगा, राइट। अगर वेट उसका बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल रिएक्शन बहुत कम है, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ये सरफेस यहाँ पर बैलेंस नहीं करेगा, तो ये नीचे फिर से इसको ब्रेक करके नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स है, मतलब दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आ जाते हैं और फोर्स एक्सर्ट होता है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन कब एक्सर्ट होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? जब ये किसी सरफेस पर आ जाएगा तो यहाँ पर कांटेक्ट बन जाता है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन। ओके, उसी तरह से मतलब ये एक एग्जांपल हो गया नॉर्मल रिएक्शन।
ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स का। और एक एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, जैसे दो सरफेस है, ओके, ये एक सरफेस है, नो, अगर इसके ऊपर दूसरा एक ब्लॉक हम रखते हैं स्टूडेंट इस तरह से, तो दोनों ब्लॉक का जो सरफेस है कांटेक्ट में आ जाएगा। अगर दोनों में से एक भी यहाँ पर मूव होने की कोशिश करता है तो दूसरा सरफेस इसको अपोज करेगा, एंड दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब दो ब्लॉक अगर कांटेक्ट में, दोनों सरफेस कांटेक्ट में, तभी यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मतलब डेवलप होता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल है। जैसे देखिए विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग। अब विस्कस ड्रैग फोर्स मतलब क्या होता है, ड्रैग मतलब फोर्स है ना। जैसे एयर ड्रैग, एयर ड्रैग। अब एयर ड्रैग देखिए, जब हम एयर में चलते इस तरह से तो हमें कोई भी एयर रेजिस्टेंस या फोर्स यहाँ पर मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन जब हम वाटर में चलते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर अगर चलने की कोशिश करते तो हमें वहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सो द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय एयर और एनी लिक्विड और वाटर इज नोन एज विस्कस ड्रैग या फिर एयर ड्रैग। तो ये भी यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना, ओके। तो जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस होंगे स्टूडेंट्स, ऑल आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नो, तो नेक्स्ट टाइप देखिए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसमें कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन विच टोटल वर्क डन रिमेन्स कंजर्व, या फिर टोटल वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे देखते हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर ज़मीन के ऊपर एक ब्लॉक्स हैं, ओके, मास 1 किलोग्राम कंसिडर करते हैं। ये एक है ब्लॉक, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ओके, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, 3 जगह पर ब्लॉक है, और तीनों का मास कितना है, 1 किलोग्राम है, और हाइट भी सेम है यहाँ पर स्टूडेंट, ये हाइट है यहाँ पर, ओके। तो इस हाइट के ऊपर ये ऑब्जेक्ट ला के रखना है हमें इस तरह से। ये सपोज यहाँ पर हाइट है, ओके, स्टैंड होगा या कोई कुछ भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो ये स्टैंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब 1 किलोग्राम का ब्लॉक सेम हाइट, और तीनों की हाइट कैसे होगी, सेम है, यच यच यच। अब इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास है यम, ओके, तीनों का मास सेम है, अगर इसको उठाकर यहाँ पर रखते हैं हम तो कुछ वर्क डन होगा ना अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन तो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पर वर्क डन होता है, राइट। अब यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा, इज इक्वल टू एम जी एच होगा ना वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, बिकॉज दैट वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये इस हाइट के ऊपर जो ब्लॉक आया उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। मान लेते हैं यहाँ पर ये 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, कितने, 100 जूल। कैसे, देखिए मास 1 किलोग्राम, ओके, हाइट 10 मीटर लेते हैं, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जितना भी वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना होगा, एम जी एच। तो ये 1 × 10 × 10 दैट इज़ 100 जूल। मान लेते हैं यहाँ पर 100 जूल वर्क डन है, ठीक है। अगर इसको फिर से यहाँ पर ड्रॉप कर देते तो ये नीचे गिर जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ये ग्राउंड पर आता है स्टूडेंट, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे ड्रॉप होगा तो इट इज़ अबाउट टू टच द ग्राउंड, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 100 जूल। मतलब वर्क डन हुआ है लेकिन टोटल वर्क डन यहाँ पर कंजर्व है ना,
सिर्फ उसका टाइप चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब फिर से अगर ब्लॉक ग्राउंड लेवल से हम इस हाइट के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पर फिर से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 जूल। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ओके मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ओके ऊपर ऐसे लिफ्ट करते हैं यहाँ पर इस तरह से, देखिए ये स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट था ना, अब ये डिस्प्लेसमेंट क्रॉस है इस तरह से इसको यहाँ पर लिफ्ट अप करते करते यहाँ तक लाए, लेकिन हाइट कितनी इसकी यश है, फिर भी इसके अंदर वर्क डन कितना होगा 100 जूल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज़ नाउ 100 जूल। अगर ये ब्लॉक फिर से नीचे की तरफ लाते ओके और फिर से ऊपर की तरफ लेके आते तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है स्टूडेंट। या फिर इसको ऊपर की तरफ हम अगर प्रोजेक्ट अप करते हैं ओके तो यहाँ पर आके ये ब्लॉक इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर भी सेम हाइट है सेम मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा 100 जूल। मतलब अगर ये सीधा ऊपर की तरफ हम लिफ्ट अप करते हैं या फिर थ्रो अप करते हैं या फिर बाय स्टेयर्स इसको लाते सेम हाइट पर, तो तीनों पाथ अलग अलग है ना, तो लेकिन टोटल एनर्जी इसके अंदर कितनी सेम है 100 जूल। सो वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स ओके इन विच द टोटल एनर्जी और टोटल वर्क डन रिमेन्स कंजर्व्ड एंड इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल पाथ, independent of actual path. So that type of force is known as conservative force. तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है स्टूडेंट, एनर्जी रिमेन्स सेम। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऑल आर कंजर्वेटिव इन नेचर ओके। नाउ सेकंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होगा कि ऐसा फोर्स, देखिए द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन विच टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। मतलब वहाँ पर एनर्जी लॉस होती होगी ओके वहाँ पर एनर्जी लॉस होती है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द डिस्प्लेसमेंट। देखें जितने भी रजिस्टिव फोर्सेस है या फिर कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव। जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ए पोजीशन, सपोज ये बी पोजीशन है ओके। अब इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स अप्लाई करने के बाद जो एनर्जी होगी ट्रांसफर होगी इन द ब्लॉक, लेट दैट एनर्जी इज 100 जूल। कितनी एनर्जी है 100 जूल है ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करते फ्रॉम ए टू बी ओके, इस तरह से इस सरफेस के ऊपर इसको स्लाइड करते, तो जब स्लाइडिंग होगा स्टूडेंट तो ये नीचे वाला जो सरफेस होगा इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, तो यहाँ पर इसके अंदर जो एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज होगी टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स। मान लेते हैं यहाँ पर कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर होगा, मतलब टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स अगर 10 जूल एनर्जी लगती है तो यहाँ पर कितनी एनर्जी बचेगी 100 जूल एनर्जी ए पोजीशन पर है। अगर ये ब्लॉक ए टू बी आते वक्त यहाँ पर अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स 10 जूल एनर्जी यूटिलाइज होती है, वर्क डन होता है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी बचेगी 90 जूल राइट। अगर फिर से इस ब्लॉक को हम बी पोजीशन से ए पोजीशन तक लाते हैं स्टूडेंट, तो अगेन यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करना होगा ना, तो उसके लिए कितना एनर्जी यहाँ पर यूज़ होगा 10 जूल, तो यहाँ पर बचेगा कितना 80 जूल। मतलब जितने बार हम यहाँ पर मूवमेंट करेंगे हर वक्त यहाँ पर अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स हमें 10 जूल वर्क डन करना होगा, तो एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है ना, कहाँ कांस्टेंट होगी। जैसे देखिए हाइट एच पर 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी ओके, अगर ये ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा। अगर ये फिर से ऊपर की तरफ लाते हैं एच हाइट पर तो फिर से इसके अंदर 100 जूल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व है, लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। वाई? बिकॉज जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस या कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं अगेंस्ट वर्क डन अगर करना है तो कुछ एनर्जी वर्क डन वहाँ पर
एडिशनल होती है और उसमें फिर एनर्जी लॉस होती है स्टूडेंट। इस तरह से जैसे देखिए 100 जूल है तो ए टू बी अगर डिस्प्लेस करते हैं बाय स्लाइडिंग और दिस सरफेस तो 10 जूल फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो गया ना, तो उतनी एनर्जी कम हो जाएगी 90 जूल। अगर बी पोजीशन से फिर से ए पोजीशन तक लाते हैं ब्लॉक को तो यहाँ पर अगेन 10 जूल वर्क डन करना होगा अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो इस तरह से ये एनर्जी डिक्रीजिंग रहेगी। सो दिस इज नॉट कंजर्व एनर्जी। सो वर्क डन अगेंस्ट और बाय द फोर्स इन विच टोटल मैकेनिकल एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व, या फिर हम कहेंगे कि दैट इज डिपेंड अपॉन द पाथ। देखिए ए टू बी पाथ तो इसमें 10 जूल वर्क डन होता है यूटिलाइज। ओके, अगर बी टू ए ये रिवर्सिबल पाथ सेम अगर लेते हैं हम, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर 90 जूल का फिर एनर्जी रिकवरिंग होके 100 जूल नहीं होता है, तो यहाँ पर फिर से 10 जूल एडिशनल यूटिलाइजेशन होगा। तो 90 जूल से आप कितना बचेगा 80 जूल। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। इफ द पाथ इज एग्जैक्टली रिवर्सिबल बट एनर्जी इज नॉट रिकवरेबल, जैसे यहाँ पर एनर्जी रिकवरेबल हो सकती है। अगर ये ब्लॉक हम फिर से हाइट एच ऊपर लाते हैं तो फिर से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 100 जूल, तो ये रिकवरेबल है ना। ओके, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इस तरह से कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो there are different types of forces we have discussed in 2 lectures. Okay, students.